Hello infotainers, welcome back to our channel. So today we are going to read about the topic making of the constitution. So जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ दिन के अंदर हम लोग का यूपीएससी का एग्जाम्स आने वाले हैं. उसके लिए हमको थोरोली सारे टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर होना चाहिए. So we are going to study both in Hindi and English on this chapter, and this chapter is referenced from the book Lakshmikant. Okay, so चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आज के लिए. तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसे बना, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट लिए थे, कितने मेंबर्स होते थे स्टार्टिंग में, बाद में कितने मेंबर्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रफली हम लोग सारा इसमें डिस्कस कर लेंगे. और ये जो लक्ष्मीकांत का सेकंड अपना जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे लिया गया है, जिसमें कि जितने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने मैंने देखे हैं सारे पॉइंट्स मैंने ये पीडीएफ में मेंशन कर रखे हैं. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ्स फॉर यू देन यू कैन कमेंट बिलो. मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगी मेरे इंस्टा आईडी पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So when the Constituent Assembly started, during that time they used to have 389 members. That means 389 seats होते थे starting के time में. Apart from that, 389 seats, 296 were for the British India, that is 292 for the governor states and 4 for the chief commissioner provinces. And जो बच गए 93 वो कहाँ पे रहते थे, वो अपने प्रिंसली स्टेट्स के लिए रहते थे. ओके, तो प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे, वो स्टेट्स जिसमें ब्रिटिश गवर्नर अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अभी तक शासन नहीं करते थे. वो सारे जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स बोल रहे हैं, जो कि जिनको 93 सीट्स प्रोवाइड किए गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट 296 वर फॉर द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 93 फॉर द प्रिंसली स्टेट्स. 293 और एक बार हम लोग देख रहे थे 296 जो थे, सॉरी 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले जो सीट्स हैं उसमें 292 जो है वो ब्रिटिश गवर्नर स्टेट प्रोविंसेस थे. गवर्नर स्टेट प्रोविंसेस वाले थे 292 सीट्स, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए सीट्स प्रोवाइड किए गए थे. ओके, सो अब सीट्स अलॉट कैसे किया जाता था हम लोग वो देखेंगे. हाउ द सीट्स वर अलॉटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. सो seats were allotted according to the population of that area. Roughly one seat was allotted to every million population. So if for example अगर एक जगह में 2 million population है तो वो एरिया में सीट्स कितने होंगे, 2. That means what, roughly 1 million population वाले प्लेसेस के लिए एक सीट प्रोवाइड किए जाएंगे. Seats were divided into 3 communities, that are Muslim, Sikh and others. That means what, all the seats which were allotted to different places, they were divided into 3 communities, whether they can be from Muslim, Sikh or the other communities. So the other communities were what, all the religions apart from Muslim and Sikh comes under that other. Okay, मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जितने रिलीजन वाले रहते थे वो कौन से प्लेस में आएंगे, अदर्स के प्लेस में आएंगे. ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं. दिस रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सो टोटल 2 टाइप के इलेक्शंस होते थे उस टाइम में ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया. दैट इज व्हाट, 1 दे वर इलेक्टेड, 2 दे वर सिलेक्टेड. सो जो इलेक्टेड वाले रहते थे दे वर इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि ये 292 और 4 चीफ कमिश्नर वाले जो थे, मतलब टोटल 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले थे वो लोग जो थे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू सिलेक्ट हुआ करते थे. नेक्स्ट वन इज व्हाट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर सिलेक्टेड बाय द हेड ऑफ दोज स्टेट्स. सो जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो वहाँ के हेड ही
उनको सिलेक्ट करके भेजते थे. दैट मीन्स व्हाट, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे वर सिलेक्टेड बाय द हेड्स ऑफ दैट प्लेस. ओके. In the first election that was held in July to August 1946, for 296 of British governing states only participated. That means what, the 93 जो seats थे princely states के, वो participate ही नहीं किए थे. Okay, that means what, during that time only election was held for 296 seats, जिसमें से इंग्लिश गवर्निंग स्टेट्स के मतलब के थ्रू हम लोग अपना ये किए थे, इलेक्शन किए थे, जिसमें 208 सीट्स वर वन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड 73 सीट्स वर वन बाय द मुस्लिम लीग. तो उस टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज वर देयर. द मेन पार्टी विच वाज गवर्निंग थ्रू आउट दैट टाइम वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उनका दबदबा था, आप बोल सकते हो उस टाइम में. अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन से पार्टीज थे, मुस्लिम लीग थी, they were mostly Muslims in that group, और उनको छोड़ के और भी अलग अलग छोटे मोटे पार्टीज रहते थे इलेक्शन के लिए. So during the first election which was held in July and August 1946, for the 296 seats of the British provinces, 208 were won by the Indian National Congress. INC मतलब क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और 73 वेर वन बाय द मुस्लिम लीग. यहाँ पे ऑथर्स हो गया है, सॉरी, ऑथर्स बाय द स्मॉल पार्टीज. ओके. प्रिंसली स्टेट्स बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे. प्रिंसली स्टेट डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस. ओके. नाउ हम लोग देखेंगे हाउ ड्यूरिंग दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. First meeting was held in December 9, 1946, where the Muslim League members didn't attend the meeting. Hence, 211 members attended it. So, जो पहला हमारा फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था December 9, 1946 में, उसमें only 211 members attend किए थे उसको. Only 211 members attended that. Apart from that, Muslim League didn't participate in that because वो क्या चाहते थे उस टाइम में, they wanted a separate country for that. They were asking for the partition of India and Pakistan during that time. That's why they were not concerned about the meeting. So वो first meeting में गए ही नहीं थे. They didn't even participated. सो जो पहला मीटिंग था उस टाइम में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was declared as the temporary president. So ये उस टाइम में जो उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट के हिसाब से जो इलेक्ट किया गया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द फ्रेंच प्रैक्टिसेस इन विच द सीनियर मोस्ट मेंबर विल बी सिलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट. तो फ्रांस में क्या होता था उस टाइम में कि जो सीनियर मोस्ट रहते थे उनके ग्रुप में, वो मेंबर्स को वो क्या सिलेक्ट करते थे, प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट करते थे. सो अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेंच प्रैक्टिसेस, ड्यूरिंग दैट टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज डिक्लेयर्ड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट. टेम्पररी प्रेसिडेंट थे. ओके. लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. सो स्टार्टिंग में जब टेम्पररी प्रेसिडेंट के हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिया गया था, लेटर में क्या हुआ, लेटर टाइम, हाँ, जैसे जैसे टाइम जाता गया, पासिंग टाइम्स, क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के लिए. और दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे उस टाइम में. या देयर वर टू वाइस प्रेसिडेंट्स वर देयर ड्यूरिंग दैट टाइम. They are H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. ओके. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. सो प्लीज जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको ध्यान से सुने, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, और कुछ भी अगर डाउट्स होता है या फिर अगर मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स हुए हैं यहाँ वहाँ, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं. सो दो वाइस प्रेसिडेंट्स सिलेक्टेड किए गए थे उस टाइम में. दे वर H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. Next one is what we are going to look for the objective resolution.
Jawaharlal Nehru brought objective resolution which was later modified हो गया यहाँ पे, modified into the preamble of the Constitution of India. So क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे उनको असेंबली में लेके आए, which was unanimously adopted by the assembly on January 22, 1947. So ये जब मतलब प्रपोज किया गया था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, दैट वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947. He also used this objective resolution for the shaping of our constitution, जिसको बाद में मॉडिफाई करके क्या बनाया गया उसको, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज नाउ नोन एज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, नाउ वी विल लुक अपॉन दैट. प्रिंसली स्टेट्स स्टार्ट टू टेक पार्ट. स्टार्टिंग में 6 प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट किए थे, दैट इज ऑन अप्रैल 28, 1947. जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला जो मीटिंग हुआ था उसके बाद भी जितने मीटिंग्स हुए उसमें क्या हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं किए थे, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग वाले भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे. बट आफ्टर सम टाइम इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद कुछ प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए एंड मुस्लिम लीग वाले भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए. Okay, after the Mountbatten Plan was accepted, mostly all participated in the Independence Act. So, what is Mountbatten Plan? You will tell me about it in the comment section. Okay, go search it on Google and comment down below. What is Mountbatten Plan? कुछ काम खुद से भी करने चाहिए ना, सो दैट वी कैन बी टोटली इन दिस चैप्टर. इंटरेस्ट बना रहे, बाद में भी हम लोग जाके सर्च करें कि एक्चुअल में ये माउंटबेटन प्लान है क्या. सो ये आपका रहा होमवर्क. नेक्स्ट वन इज वाज चेंजेस इन असेंबली. असेंबली में क्या चेंजेस हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट. इट वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी, इसको फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया. इट मेड द असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी विच अलाउड देम टू ऐड और रिमूव एनी लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्ट या फिर लॉ जो पारित किया गया था वो चाहे तो उसे रख सकते हैं, दे कैन कीप देम वेयर दे कैन ऑल्सो रिमूव देम. सो ये इनको क्या बनाता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता है, सो दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिश रूलर्स एनीमोर. उसके बाद क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दोज आर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी. सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो था उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाले थे उनको कौन चेयर करते थे, जीवी मावलंकर. ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज, सो ऑलवेज कीप देम इन माइंड. एंड इसको एक बार पढ़ने के बाद प्लीज नोट डाउन इन योर बुक और हाईलाइट दोज पॉइंट्स इन योर बुक और राइट डाउन ऑन योर कॉपी सो दैट ड्यूरिंग द लास्ट few days of your revision you can go through that. Later on, Muslim League withdrew from the Constituent Assembly and hence only 299 seats were left. So क्या हुआ था, later on जो मुस्लिम लीग वाले थे वो विड्रू कर लेते हैं किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, because they wanted to have a partition between the country and that's why they were not supportive about the Constituent Assembly. So after some time what happened, only 299 seats were left. Okay, how many seats were left during that time? There were 299 seats only. Got that? So previously कितने seats थे, 389 seats थे, जिसमें से 296 seats किसको दिए गए थे, ब्रिटिश इंडिया वालों को दिए गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट 93 सीट्स किसको दिए गए थे, प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे. बट व्हेन
Muslim League withdrew from the Constituent Assembly. How many seats were left? There were only 299 seats were left, from which 229 for the Indian provinces that were previously क्या बोलते थे उनको हम लोग ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे. They were previously called British provinces. So 229 seats were provided to the Indian provinces and 70 for the princely states. Okay. Next, अब हमारे जो असेंबली थे उनके फंक्शंस कैसे कैसे थे और वो अदर और क्या क्या काम करते थे अपार्ट फ्रॉम दिस मीटिंग्स और कॉन्स्टिट्यूएंट का बनाना, ये सब को छोड़ के और क्या क्या काम करते थे हमारे असेंबली. वी विल लुक ऑन दैट. सो टुक मेंबरशिप इन, ये सिमन हो गया है, दैट्स कॉमनवेल्थ, सॉरी. सो दे टुक मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ गेम 1949. एंड जो नेशनल फ्लैग था उसको कब अडॉप्ट किया गया था? दैट वाज अडॉप्टेड इन जुलाई 22 1947. ओके. नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम वाज adopted on 24 Jan 1950. तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन और वंदे मातरम को हम लोग क्या किए थे? अडॉप्ट किए थे एज आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of on January 24, 1950. On the same day, what happened? Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of Constituent Assembly. So, ये जो Constituent Assembly था, they formed what? They formed starting of a गवर्नमेंट. ओके. स्टार्टिंग गवर्नमेंट फॉर्म किए वो, जो कि कब तक चला? दैट keep on doing up to the first election, which was first general election, which was held in 1951 to 1952. Okay. Enactment of constitution. ड्राफ्टिंग कमिटीज जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ओके. तो ड्राफ्टिंग कमिटीज जो थे उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. एंड टोटल एक ड्राफ्ट टोटली बनने के बाद उसके ऊपर कितने रीडिंग्स किए गए थे? 3 रीडिंग्स वर डन. फर्स्ट रीडिंग वाज डन from November 4 to November 9, 1948. Second was done on November 15, 1948 to October 17, 1949. Then November 14, 1949, on which it was passed, and during that time what things the constitution have during that time when it was passed is consists of a preamble, 395 articles and 8 schedules. Okay. Now अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, आपको वो चीज बताना है सर्च करके और उसको कमेंट करना है नीचे. ओके. सो यू हैव टू सर्च इट ऑन गूगल एंड हैव टू कमेंट डाउन बिलो. अपने होमवर्क नोट करते रहिए जिससे कि आप करने के बाद कमेंट करेंगे नीचे में. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में क्या हुआ था? बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के उसके ऊपर विचार करके दे थॉट ओवर दैट व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड नॉट बी एडेड. If something is added, how can that possibly be more better than those countries? So ये सब सोच के बहुत सारा मतलब दिमाग लगा के, दिन लगा के, बहुत पैसा भी लगा था, जिसमें यहाँ पे दे रखा है मैंने 64 लाख अमाउंट वाज यूज्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. और एट लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था. Next one is what? Few articles were into force before the others. For example, what? Article 5, 6, 7, 8, 9, 24, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 were
into force from November 26, 1949. और बाकी कब फोर्स में आए थे? When they were enforced from 26 Jan 1950. So these are the few articles which were enforced before the others, that is on November 26, 1949. Others come into force from 26 January 1950. तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो कि पहले उनका मतलब उनको लागू किया गया था, और बाकी जो बचे हुए जो आर्टिकल्स थे वो सारे जनवरी 1950 को लागू किए गए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच एनिमल वाज यूज्ड एज द सिंबल? द एनिमल वाज एलिफेंट। एलिफेंट को यूज किया गया था एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम लोग क्या यूज करते थे? एज अ सील यूज करते थे एलिफेंट को फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर बी.एन. राव वाज elected as the legal advisor of the Constituent Assembly. H.B.R. Iyengar was elected as the Secretary of the Constituent Assembly. Prem Bihari Narayan Raizada was the calligrapher of English version and was decorated by Vyawhar Ram Mohan Sinha. Hindi version was written by Vasant Krishan Vaidya and decorated by नंदलाल बोस। सो पहले जो सिंबल था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो क्या था? एलिफेंट था। दैट वाज यूज्ड एज द सील ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन सर एस.एन. राव वाज इलेक्टेड एज द लीगल एडवाइजर। पिछले बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला आ चुका है। सो गाइज, ये सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अच्छे से याद कीजिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन आ रखा था कि हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए क्योंकि वो आ सकता है एग्जाम में। सो सर एस.एन. राव वाज इलेक्टेड एज द लीगल एडवाइजर। H.B.R. Iyengar was elected as Secretary of Constituent Assembly. तो H.B.R. Iyengar को क्या सिलेक्ट किया था? उनको इलेक्ट किया गया था फॉर सेक्रेटरी पोस्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो दो वर्जन्स में लिखा गया है। दैट इज व्हाट? वन इज इंग्लिश वर्जन एंड अदर इज हिंदी वर्जन। इट इज रिटन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो जो इंग्लिश वर्जन था दैट वाज रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि इसे इटैलिक फ्लोइंग में राइट किए थे। लिखे थे कौन से हिसाब से? फ्लोइंग इटैलिक वर्जन में उनको लिखे थे। विच वॉज डेकोरेटेड बाय व्यवहार राममोहन सिन्हा। तो व्यवहार राममोहन सिन्हा क्या किए थे? जो इंग्लिश वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो उसको डेकोरेट किए थे कौन? वो बुक को कौन डेकोरेट किया था? दैट वाज हैंडली डेकोरेटेड बाय व्यवहार राममोहन सिन्हा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी वर्जन वाज रिटन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। सो जो वसंत कृष्ण वैद्य थे वो क्या लिखे थे? हिंदी वर्जन लिखे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दैट वाज डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। तो हिंदी वर्जन जो थे उसको कौन डेकोरेट किए थे? दैट वाज डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। और ये नंदलाल बोस और व्यवहार राममोहन सिन्हा जो आर्टिस्ट हैं वो कहाँ के आर्टिस्ट थे? ये लोग सारे शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे। ठीक है। सो आपको अगर मतलब कुछ अगर डाउट्स आता है, कोई भी इनमें से कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर डाउट आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल आंसर दोज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे में, तो मैं आपको जो पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे इंस्टा आईडी पे छोड़ दूंगी। सो आप इंस्टा आईडी से वो पीडीएफ्स को ले सकते हैं।
और कुछ अगर आपका डाउट्स है तो आप वो भी कमेंट करके नीचे में पूछ सकते हैं, वो मैं उसका आंसर दे दूंगी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक था आज के लिए, जो हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं वो मैं आगे आपके लिए लेते आते रहूँगी बिफोर आवर यूपीएससी एग्ज़ाम. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दिए रहिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोड करते जाऊँ आपको साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और हम लोग ऐसे ही आगे और भी पॉइंट्स एक साथ डिस्कस कर सकते हैं. So please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon, so that whenever I will post any kind of video, you will be notified first. Then, okay, bye bye. Love you all.